Okay, very warm good morning, dear students, and myself Radheshyam sir, as your subject teacher and your as well as your class teacher also, and most welcome to you in my online class. As a subject teacher and as well as a class teacher, so you have to listen me and my video carefully because with the video I will share some important points same way which points I often shared in the class also belong to your life, belong to your study, belong to your other manners, discipline. तो अगेन मैं यहाँ पर जो भी आज फिर पुनः जो ऑनलाइन क्लास ले जा रहा हूँ ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लास में नहीं हूँ. जब आप मेरी वीडियो को लिसन करें तो समझ लीजिए कि मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ. I am teaching in the class and same way I am sharing the same views whichever I was shared and explained in the class. So first point. Today I will start the paragraph A constitution is written. ठीक है, संविधान को लिखा गया यानी संविधान को लिखा गया. तो ये पैराग्राफ तो जो पहले ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है और आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि पहला क्वेश्चन था वेयर इंडिया गॉट फ्रीडम यानी एंड भारत हमारा कब आज़ाद हुआ, पहला क्वेश्चन आपने नोट करना था. फिर हाउ मैनी रिफ्यूजीज केम इन इंडिया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कितने रिफ्यूजी बाहर से आए, एंड हाउ मैनी पार्ट्स हैज डिवाइडेड इंडिया, कितने भागों में भारत को डिवाइड किया गया. ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में देनी थी. हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स डिवाइडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 500. ठीक है. व्हाट वाज द पॉपुलेशन दैट टाइम व्हेन वाज इंडिया गॉट फ्रीडम, जब भारत हमारा आजाद हुआ उसमें भारत की पॉपुलेशन क्या थी, ये देखिए. ये लगभग 345 यानी 345 मिलियन यानी 300 साढ़े तीन करोड़ के लमसम थी. इसमें उस समय भी हमारे 500 छोटे छोटे जो राज्य थे भारत में वो छोटे छोटे जिसपे राजा महाराजा शासन किया करते थे. उसके बाद 3 यानी 8 मिलियन रिफ्यूजीज केम फ्रॉम द अदर कंट्री. भारत में जब आजाद हुआ उसमें जो है हमारे देश में यानी भारत के अंदर यानी पूर्वी पाकिस्तान एंड पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज उनको भगाया गया, खदेड़ा गया, उन्होंने आकर हमारे देश में शरण ली. भारत में आकर उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश किया और उसमें वो लगभग उनकी संख्या 8 लाख थी. तो ये मेन हमारे पॉइंट्स थे. और आप लोग बच्चे नहीं हो, समझदार हो गए हो. तो ये 2 पैराग्राफ्स जो मैंने एक्सप्लेन किए थे, कल भी किए, आज भी किए, कल भी किया, उससे पहले मैंने कुछ किया है. तो आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके फ्यूचर में काम देंगे यानी हेल्प करेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको पुनः फिर से अगेन यू विल नोट इन योर नोटबुक्स whenever you will come back after this holidays. Then I will check and I will ask you कि how many questions you have done. मैं इसमें written कुछ नहीं दूंगा. I will not written proof, written message in my WhatsApp because overall each and every points I will share by the videos and one who listen video, I want to check to you कि one who listen videos, my videos, that student will understand कि what did said my teachers, what did say and explain my subject teacher and what we have to do. हमने क्या करना है, क्या एक्सप्लेन में कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, आपने ऑटोमेटिक क्वेश्चन को पढ़ना है और बस उसको आंसर दे देना है.
वीडियो तो किसी ने सुननी नहीं है, तो हमारी वीडियो बनाने का कोई फिर औचित्य भी नहीं है। 25 मिनट का हम वीडियो बना रहे हैं, अपना जीवी खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई हमारे लिए फिर फायदा नहीं है। इसका मतलब है आप मेरे पैसों का, कोई मेरी लेबर का, टीचर्स की लेबर का आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात, आपको होमवर्क का जो मेन पॉइंट है कि सेकेंड, इससे पहले जो बताया जाता था कि ऑलरेडी कि दिस होमवर्क यू विल सेंड अप टू 5 PM टुडे, तो नो, एंड टुमारो दिस होमवर्क यू विल सेंड अप टू 5 to 7 PM टुमारो, यानी कल जो है जो भी वर्क आप आज मेंशन करेंगे उसको कल 5 से लेकर 7 बजे तक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वन हु नॉट सेंड द होमवर्क any of the class, so that subject teacher will not give you marks, because one who sending the homework in my personal WhatsApp, so that students getting the marks. So I am going to start the next paragraph. A constitution is written. संविधान को लिखा गया। अब संविधान को हमने समझना है कि संविधान को क्यों लिखा गया और इसका रीजन क्या था। बिटवीन दिसंबर 1946 and November 1949, some 300 Indians had a series of the meetings on the country's political party. Those days also the number of political parties in our country, but in this time also number of political parties going on in our country. तो उस समय बहुत सी पार्टियां हमारे देश में थी, और among those parties the number of peoples they join in this meeting, about 300 peoples they joined in the meetings. उस मीटिंग में, यानी 1946 और 1949 के बीच एक मीटिंग हुई। ये जो मीटिंग थी, that meeting was very very important. That meetings, the number of people's leaders they participate in that meeting. Leaders, among those leaders, some leaders are qualified, some great qualified, some are non-qualified, some are experience holders peoples. To total all leaders and peoples, maximum 300 Indians, they join the meetings and they discuss कि what we have to do in the political system and how can we develop the political system for future. The meeting of this constituent assembly. So अभी पॉइंट आता है कि उस मीटिंग का नाम क्या दिया जाए। उस मीटिंग का नाम, यानी फ्यूचर एंड द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसका नाम क्या गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब हिंदी में इसे संवैधानिक सभा के नाम से जाना जाता था। दिस मीटिंग वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इस मीटिंग को कहां पर लिया गया, कहां पर इसको प्रेजेंट किया गया मीटिंग को, वो दिल्ली में। बट द पार्टिसिपेंट केम फ्रॉम द ऑल ओवर द इंडिया, और पूरे भारत के कॉर्नर से भी कोने कोने से लोग आए हुए थे। And they have joined and they belong to different type of parties also in India, and from the different political parties. So these discussion resulted in the
forming of the Indian Constitution, which came into the effect on 26 January 1950. उन्होंने बोला भाई एक संविधान का निर्माण किया जाए और इस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यानी बुक ऑफ लॉ यानी बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हाउ रन अप द एडमिनिस्ट्रेशन इन पर्टिकुलर कंट्री रीजन एज वेल एज इन वर्क आवर कंट्री, हमारे देश में एक प्रशासन कैसे चलाया जाए, तो रिटिन वे में एक प्रशासन को चलाया जाए और उसमें कितने क्या क्या रूल्स होने चाहिए, इसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट का टू जो है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करना है, गवर्नमेंट के पार्ट्स बनाने हैं, किस प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिटिन प्रूफ होना चाहिए। रिटिन वे में हम हर एक कार्य को कमिंग फ्यूचर के लिए, वेल फ्यूचर के लिए हमें एक रिटिन बुक की रिक्वायरमेंट हो रही है। वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेशन ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें सबसे पहली विशेषता थी संविधान में कि सबसे पहला जो संविधान का फीचर को ऐड किया गया वो है हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। संविधान में बात की गई कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब ये क्या होता है बताते हैं नीचे देखिए। ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन द स्टेट नेशनल इलेक्शन। जो राष्ट्रीय इलेक्शन होगा, जो राष्ट्रीय निर्वाचन जिसको कहते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन यानी नेशनल इलेक्शन, टू elect the government choice own choice by the Indian peoples after independence। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत हमारा एक प्रजातंत्र लोक देश बना और उस प्रजातंत्र देश में जनता को अपनी सरकार को इलेक्ट कैसे करना है उसके बारे में, उसको इलेक्ट करने के लिए मेन पॉइंट था कि सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो बखान किया गया है वो क्या है कि वही व्यक्ति भारत का नागरिक जिसकी उम्र 21 साल हो जाए और 21 साल पूरी करने के बाद वही व्यक्ति हमारे देश के नेशनल इलेक्शन में पार्टिसिपेट होगा और वो वोट देने का उसको राइट है, उसी को अलाउड होगा। पहले 21 ईयर था लेकिन धीरे से घटाकर अब 18 ईयर किया गया है। नाउ टाइम से 18 ईयर बेटा। दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। ये एक क्रांतिकारी स्टेप था जो सरकार के द्वारा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो भी एक स्मॉल गवर्नमेंट थी, स्टार्टिंग गवर्नमेंट थी, वो मिलकर इसको काम किया गया और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में और उन्हीं पॉइंट्स को धीरे धीरे आगे फ्यूचर में लॉन्च किया गया, अलाउड किया गया और सभी भारतवासियों के लिए उसको फॉलो भी करना है और करते हैं, किए जा रहे हैं। फॉर नेबर बिफोर हैड इंडियंस वील अलाउड टू द चूज देयर ओन लीडर्स इन अदर कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मीन्स हमारा इंग्लैंड, जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है उसके ही द्वारा वहीं से ये जो एक्ट को लिया गया, ये रूल को लिया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, क्योंकि वहां पर भी क्योंकि सबसे पहले वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाया गया, तो जो भी लीडर को चुनेगा, चूज करेगा, उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष हो और 21 वर्ष के व्यक्ति को अडल्ट यानी अडल्ट फ्रेंचाइज यानी वश्यक कहा जाता है। फ्रेंचाइज जो है वश्यक होता है यानी अडल्ट फ्रेंचाइज, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वश्यक मताधिकारी। जो वश्यक है वो ही जो जवान है, अडल्ट है, उसको ही मत देने का, और जिसकी उम्र 21 साल हो गई हो वो अपने लीडर को इलेक्ट करेगा, चूज करेगा अपनी स्वेच्छा से। वो भी उसके ऊपर अपनी उसकी जो डिजायर है, उसकी एक चॉइस है। इफ ही वांट टू चूज कैन, अदरवाइज नो।
Next, the United States. This right had been granted in the states first only mean of property had to vote. Then men who were educated were also added on, and the working class men got a vote only after a long struggle. Finally, after a bitter struggle of their own, American and British women were granted to vote, and on the other hand, soon after independence, India chose to grant this right to all citizens regardless of gender, class or educations. सेकेंड फीचर, तो उसमें भारत में ये अलाउड नहीं था, केवल वश्यक के लिए था, यानी जो जेंट्स के लिए. आगे क्योंकि ये रिगार्ड, और अमेरिका और इंग्लैंड में महिलाओं को भी, यानी जो क्वालिफाइड लोग प्लस हुज कंप्लीटेड 21 ईयर एज, दोज पीपल्स विल वोट इन द to make the government and own leaders. Second features of the constitution was that granted equalities before the law to all citizens regardless of their caste or religion affiliations. सभी को बताया गया कि संविधान के अकॉर्डिंग in the eyes of constitution, the all peoples of India our citizens are equal. समानता का अधिकार सभी को है, एंड इसमें जाति भेद का कोई, लिंग धर्म का कोई भी भेद नहीं है. बिकॉज दैट टाइम देयर नंबर ऑफ कास्ट्स, रिलीजियस पीपल्स, दे वर केम फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो in this way the Indian people said, mention this rule in our constitution. Sovereign, India is a sovereign country, यानी जो धर्मनिरपेक्ष का राज्य लागू किया गया वो इसी वजह से दिया गया था. There were some leaders, some Indians who wished that a political system of the now nation and we based on the Hindu ideas, and that Indian itself we run as a Hindu states, and they pointed to the example of Pakistan, a country created by explicitly to protect and the further of the interests particular religions communities. The Muslim, however, the India Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was the opinion that India couldn't and most not become a Hindu Pakistan. Beside the Muslims, India also had a large population of Sikhs and Christians, as well as many Parsis and Jainis under the now constitution, and they would have the same right as a Hindu. The some opportunities, private sector, and the some right before the law. So the third features of the constitution was that afford the special privilege for the poorest and most of these disadvantages. So now the second feature is के constitution was that guaranteed equally. जब संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया. बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स, यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को संविधान के आधार पर सभी इक्वल हैं. नो एनी पुअर एंड नो एनी रिच, नो एनी हायर कास्ट, नो एनी लोअर कास्ट, नो एनी सिख, नो एनी हिंदू, नो एनी मुस्लिम, नो एनी जैन. ना कोई जैन, ना मुस्लिम, ना ही किसी का विशेष धर्म दर्जे, विशेष
धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया, विशेष जाति को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। सभी जाति धर्म के लोग संविधान के अकॉर्डिंग उनको बताया, गारंटी दी गई कि इक्वलिटी की, यानी समानता की। तो हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान हुआ और समानता का अधिकार दिया गया, क्योंकि संविधान में मेंशन किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, जाति और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो अपने को बड़ा नहीं बना सकता है, नहीं बोल सकता है। संविधान में सभी की वैल्यू बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ये तो हमारी दूसरी फीचर थी। And there were some Indians who wished that the political system of now nation be based on Hindu ideas। लेकिन कुछ लोगों का, जो क्योंकि हमारे देश में बहुत से अधिकतर हिंदू लोग, क्योंकि हिंदुस्तान के जो वासिंदे वो हिंदू, तो उनका मेन मोटिव था कि हमारे देश के अंदर देश में क्या होना चाहिए भाई, हमारे देश में जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और संविधान में हिंदुत्व को दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। एंड दैट इंडिया इटसेल्फ टू रन दी हिंदू स्टेट, और इंडिया एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नहीं, बट ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें जो द पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, ये जो जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र है, तो ये मुस्लिम राष्ट्र का दर्जा इसकी नकल करते हुए हमारे हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लोगों ने भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने को कहा कि नहीं, इसी समय हमारा राज्य जो, जैसे पाकिस्तान को आज पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र हो गया है, तो हमारा हिंदुस्तान भी एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन वहां पर एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन जो थी उजागर हुई, यानी क्रिटिकल कंडीशन जब सामने आई कि द कंट्री क्रिएटेड द एक्स पैलेस्टीन टू प्रोटेक्ट एंड द फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी। लेकिन यहां पर क्या था कि हमारा देश कई धर्मों को लेकर चल रहा था, कई धर्मों को से जुड़ा हुआ था, कई धर्म के लोग जो हमारे समुदाय, नंबर ऑफ रिलीजन्स कम्युनिटी हमारे देश में निवास करती थी। इसमें द मुस्लिम, यहां पर मुस्लिम भी अच्छी कम्युनिटी में रहता था, क्योंकि हायर कम्युनिटी में मुस्लिम भी था। हाउएवर द इंडिया, तो जो कि जबकि भारतीय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, द वॉज ऑफ द ओपिनियन, उनका एक मत था, ओपिनियन था उनका, उन्होंने बताया कि दैट इंडिया कुडंट मस्ट बी बिकेम ए हिंदू पाकिस्तान। भारत जो है ये हिंदू पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता। क्यों? बिसाइड द मुस्लिम, India also had a large population of Sikhs and Christians। भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो मुस्लिम के साथ साथ सिखों की भी है, क्रिश्चियंस की भी है। कल को मुद्दा सिख उठाएंगे कि सिख कहेंगे सिखिस्तान या खालिस्तान क्यों नहीं बना, क्रिश्चियन बोलेंगे भाई क्रिश्चियन क्यों नहीं बना। तो एज वेल एज मैनी Parsis also living here, many Jainis are living here। तो under the now constitution, गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो मत था, उनका विचार ये था कि हम ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक मल्टी रिलीजन कंट्री है। हमारा देश एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। भारत एक धर्मों का देश कहा जाता है। अब उन्होंने यहां पर एक्सप्लेन भी किया कि आई कांट से दैट हिंदू एंड पाकिस्तान, हम इसको नहीं कह सकते, बिकॉज नंबर ऑफ सिख्स आल्सो लिविंग हियर, क्रिश्चियन आल्सो लिविंग हियर, जैनीस, पारसीज
बौद्धिस्ट, तो हम किस किस के नाम पर ये देश का नाम दें। इसलिए उन्होंने इसको, हिंदुस्तान को, धर्म पर देश को नहीं छोड़ा और इसको एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया, यानी सॉवरेन कंट्री का नाम दे दिया गया। एंड दे वुड हैव द सेम राइट एज ए हिंदू, और उन सभी को भी एज ए हिंदू की तरह सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। एंड द सम ऑफ opportunities whenever it came to seeking job in the government or the private sectors, the sum of right to vote to law, और इस सभी को प्राइवेट सरकारी जगहों में बराबर से जॉब के हकदार होंगे, सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, ईच एंड एवरी एरिया, फॉर जॉब and for others. So in this paragraph, suppose that from this full paragraph I explained here, from this paragraph you will find out only 4 questions, four very very important questions, and those questions answer you will write from this paragraph. Listen video carefully, then very easily you can find out the answer. बहुत ही अच्छे तरीके से आप आंसर को ढूंढ लेंगे, वीडियो को सुनेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। आई विल नॉट मेंशन इन माय व्हाट्सएप कि प्लीज दीज क्वेश्चंस राइट, यानी 4 क्वेश्चंस राइट आंसर इन योर नोटबुक एंड सेंड दैट पिक अप टू ऑन टुमारो, बाय टुमारो 5 PM to 7 PM. Manun who will not send, I will deduct the marks. मैं 5 मार्क्स जो हर एक एग्जाम के मिल रहे हैं उनको नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये एग्जाम जो मार्किंग जो आपका जो स्लॉट जा रहा है और जो स्लॉट आ रहा है होमवर्क स्लॉट होगा, दैट 5 मार्क्स होमवर्क स्लॉट होगा। थैंक यू।